यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम में हिंदी का क्वेश्चन आता ही है। तो हिंदी ग्रामर को जो है कंप्लीट कवर कराएंगे आपको। आप लोग वीडियो पे बने रहे, आपको लोग जो है 1 से 2 मिनट दे करके पहले ये जान लीजिए आपको क्या क्या बताने वाले हैं हिंदी ग्रामर में जो है। फिर आप जो है उसको देखना चाहते हैं या नहीं, ये आप पे निर्भर करता है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें, हिंदी वर्णमाला की हिंदी का जो शुरुआत होता है हिंदी ग्रामर का वर्णमाला से होता है। वर्णमाला से भी पहले आप लोगों को कुछ पहले बता देते हैं, उसके बाद जो है वर्णमाला को शुरू करेंगे। इस वीडियो में जो है पहले वर्णमाला से पहले हम लोग हिंदी भाषा के बारे में जानकारी ले लेते हैं और आपको बता देते हैं क्या सब जानने वाले हैं इस सीरीज में। जो है वर्णमाला जानने वाले हम लोग जो है वर्णमाला संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, काल, वर्तनी, विराम चिन्ह, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, अनेकार्थी शब्द, रस, छंद, इसके बाद अलंकार और क्रिया, अलंकार क्रिया, ये सारा चैप्टर को जो हम लोग कवर करेंगे। और आपको बता दें कि यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं और इसका प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चैप्टर वाइज जो थ्योरी क्लास आपको दिखाने वाला है, हिंदी ग्रामर का बताने वाले हैं। तो चलिए इससे पहले इस वीडियो में हम जान लेते हैं हिंदी के विकास के बारे में। हिंदी का विकास किस तरीके से हुआ, ये जो है हिंदी भाषा के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी जानते हैं। तो हिंदी भाषा की शुरुआत यहाँ से होता है। आप लोग देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार जो है संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। ये जो कहा गया संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार कहा गया है कि संघ की राजभाषा जो होगी ये देवनागरी लिपि में ही होगी और वो भी हिंदी होगी। और हिंदी भाषा का आयोग जो है ये 7 जून 1955 में बनाया गया था। हिंदी भाषा का आयोग कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 7 जून 1955 को बनाया गया था। इसके बाद जो है अनुच्छेद 344 के 1 में जो है हिंदी भाषा आयोग के गठन का प्रावधान भी किया गया है। अनुच्छेद 344 का 1 में जो है ये गठन किया गया हिंदी भाषा के आयोग का जो है। इसके बाद हिंदी राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष जो थे ये थे बीजी खेर। बीजी खेर जो थे ये हिंदी राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे। इसके बाद देवनागरी लिपि बनाई गई, यानी जो है देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि जो होता है ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, यानी इधर से बायां तरफ से दायां तरफ की ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि जो होती है ये देवनागरी लिपि हो गया। और इसकी पहचान जो है एक क्षैतिज रेखा से होती है जिसे शिरोरेखा कहते हैं। ये देवनागरी लिपि जो है इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से होती है जिसे हम लोग शिरोरेखा कहते हैं। और खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जैसे देवनागरी लिपि इधर से दाईं से इधर की ओर बाईं की तरफ लिखी जाती है, देवनागरी लिपि जो होती है ये बाईं से, मतलब बाईं से, यहाँ पे हम जो है कलर चेंज कर लेते हैं। देवनागरी लिपि जो होती है ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि इधर से शुरू करते लिखना और बायां तरफ बायां से दायां तरफ जाते हैं देवनागरी लिपि। और खरोष्ठी लिपि जो होती है ये दाईं से बाईं ओर आती है, यानी इधर से इधर लिखी आती है खरोष्ठी लिपि। इस प्रकार से हम लोग समझ गए देवनागरी लिपि के बारे में और खरोष्ठी लिपि के बारे में। अब यहाँ से समझते हैं ये जो है देवनागरी लिपि को नागरी लिपि या शिरोरेखा लिपि या अर्ध अक्षरात्मक लिपि के नाम से भी जाना जाता है। देवनागरी लिपि का ही नाम नागरी लिपि भी है, शिरोरेखा लिपि भी है और अर्ध अक्षरात्मक लिपि भी है। देवनागरी लिपि का ही नाम है। अब इसके बाद देवनागरी लिपि का जो है विकास सबसे पहले जो है गुजरात के राजा जयदेव भट्ट के शिलालेख में हुआ था। तो पूछा जाएगा देवनागरी लिपि का विकास सबसे पहले जो है किसके शिलालेख में हुआ था, तो ये गुजरात के राजा जयदेव भट्ट के शिलालेख में हुआ था। तो आगे बात करते आगे देख सकते हैं। आगे पूछा जाता है प्रमुख भाषाओं की लिपि क्या है। तो जो सब भाषा सब जो होता है उसका लिपि क्या है। जैसे हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा, भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हिंदी का जो लिपि में जो लिखा जाता है हिंदी भाषा का लिपि देवनागरी लिपि होता है। अंग्रेजी भाषा का लिपि जो है रोमन लिपि कहते हैं और पंजाबी भाषा का लिपि जो होता है ये गुरुमुखी कहलाता है। पंजाबी भाषा का लिपि जो है गुरुमुखी
लिपि कहलाता है। नेपाली भाषा का लिपि जो होता है ये भी देवनागरी लिपि होता है। और जापान की भाषा का लिपि जो होता है, जापानी भाषा का लिपि एक कानो लिपि होता है। जापानी भाषा की लिपि कानो लिपि कहलाता है। अब हिंदी के विकास के क्रम को हम लोग समझते हैं। हिंदी का विकास क्रम जो है किस प्रकार से हुआ था। हिंदी का विकास क्रम जो है इस प्रकार से है। पहले संस्कृत, जिसे आदि जननी भी कहा जाता है, इसके बाद पाली का विकास हुआ, इसके बाद प्राकृत का विकास हुआ, अपभ्रंश का विकास हुआ और अवहट का विकास हुआ। इसके बाद जो है हिंदी का विकास हुआ। इस प्रकार से हिंदी का विकास हुआ। अब यहाँ पे देवनागरी लिपि का जो विकास क्रम किस प्रकार से है, तो देवनागरी लिपि का जो विकास क्रम है यह है सबसे पहला ब्राह्मी लिपि, उसके बाद आता है गुप्त लिपि, उसके बाद कुटिल हो गया, उसके बाद आता है नागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि के जो है नागरी लिपि और नागरी लिपि के बाद आता है देवनागरी लिपि। तो इस प्रकार से जो है देवनागरी लिपि का क्रमिक विकास जो है हुआ है, क्योंकि देवनागरी लिपि से भी पहले बहुत सारी लिपि थी, देख सकते हैं यहाँ पे है दिया हुआ। इसके बाद आता है लिपियों की लिपि किसे कहा जाता है, तो लिपियों की लिपि ब्राह्मी लिपि को कहा जाता है। लिपियों की लिपि जो है ब्राह्मी लिपि को कहा जाता है। इसके बाद हिंदी को जो है 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया। हिंदी जो है हमारा राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में अंगीकृत या अंगीकार किया गया। इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। याद होगा आपको, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ से आ जाता है, देख सकते हैं, यहाँ से जो है आ जाता है क्वेश्चन कि विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था। तो विश्व में जो है हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी को 1975 में नागपुर में आयोजित हुआ था, पूरे विश्व में बात करें तो। इसीलिए जो हम लोग जो है यहाँ से पूछा जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और पूछा जाएगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस जो है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इतना हम लोग यहाँ तक कवर किए। इसके बाद आ जाता है, देख सकते हैं, हिंदी के जो है सभी हिंदी व्याकरण का जो है सभी चैप्टर का नाम, ये आप लोगों को पहले शुरू में ही बता दिए। अब यहाँ से शुरू होता है वर्णमाला और वर्ण के बारे में। तो चलिए आपको वर्णमाला और वर्ण के बारे में यहाँ पे बताते हैं कुछ। इसके बाद जो है आपको जो है इससे आगे के भी बताने वाले हैं। पूरा कंप्लीट व्याकरण को आपको कवर कराएंगे। एकदम आप निश्चित होकर के जो है वीडियो को देखें और व्याकरण को जो है और कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब समझते हैं सबसे पहले वर्णमाला किसे कहते हैं। हम लोग लिख सकते हैं वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं। वर्णमाला का परिभाषा हम लोग समझ गए। अब समझते हैं वर्ण किसे कहते हैं या अक्षर किसे कहते हैं। तो इसको हम दो तरीके से परिभाषा बोल सकते हैं। एक परिभाषा बोल सकते हैं वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को, वर्ण जो है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। हम शब्द का परिभाषा तभी बोल रहे थे, लेकिन वर्ण पूछ रहा है तो वर्ण या अक्षर जो हम लोग बोल सकते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे जो है वर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग वर्ण का परिभाषा बोल सकते हैं। हिंदी में जो है कुल वर्णों की संख्या बोले तो कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कुल वर्ण जो है 52 वर्ण होती है। और वर्णों को जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। वर्ण जो होते हैं इनको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, वर्ण को जो है। अब इसके बाद आता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होता है ये वर्ण ही कहलाता है, वर्ण या ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई जो है इसे दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा गया लिखित इकाई, एक को कहा गया मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जो है वर्ण होती है और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो है ये ध्वनि कहलाता है। लिखित इकाई में वर्ण और मौखिक इकाई में ध्वनि कहलाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो है शब्द को कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई हम लोग शब्द को कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्ण का परिभाषा जैसे ही हम लोग समझे। अब यहाँ से आ जाता है वर्ण के भेद कितने हैं। तो वर्ण जो होते हैं वर्ण के दो भेद होते हैं। एक को कहा जाता है स्वर वर्ण और एक को कहा जाता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण ये वर्ण के भेद हैं।
अब स्वर वर्ण हम लोग किसको कहेंगे? तो स्वर वर्ण का परिभाषा लिख सकते हैं। स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं या उन वर्णों को कहते हैं जो बिना अन्य वर्णों की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं। मतलब स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण करने में जो है हम किसी दूसरे वर्ण की मदद नहीं लेते हैं, यानी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, उसे ही हम लोग स्वर कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या बात करें तो 11 स्वर होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद आता है व्यंजन वर्ण किसको कहेंगे? तब अगर स्वर का परिभाषा हम लोग समझ गए तो व्यंजन वर्ण किसको कहेंगे? तो व्यंजन वर्ण का परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं जिन वर्णों को बोलने के लिए या उच्चारित करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें जो है व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें जो है व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे को, तो को एक व्यंजन वर्ण है, लेकिन इसको हम लोग लिखेंगे तो इसका जो है को हलंत जो ओ होता है को, तो यहाँ पे स्वर वर्ण की सहायता लेना पड़ा, तो इसीलिए जो हम लोग इसको बोलेंगे व्यंजन वर्ण, यानी स्वर वर्ण की सहायता लेना पड़ता है। अब यहाँ से आएगा स्वर वर्ण की संख्या कितना है? तो लिखने के आधार पर जो है स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है, जो इस प्रकार से है, देख सकते हैं ओ आ हर्षेही दुर्घेही हर्षेऊ दुर्घेऊ ए का ओ का और री, ये जो है सभी ये 11 जो है ये स्वर वर्णों की संख्या है। अब यहाँ से पूछा जाएगा उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितना है? तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है, लेकिन लिखने के आधार पर जो है 11 होती है। इस प्रकार से याद रखना है। अब उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है ह्रस्व स्वर, एक को कहा जाता है दीर्घ स्वर, एक को कहा जाता है प्लुत स्वर। तो इस प्रकार से जो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर को समझ गई। ह्रस्व स्वर जो होता है ये एक मात्री होती है, यानी एक मात्रा की जरूरत पड़ता है। दीर्घ स्वर में द्विमात्रिक होता है, यानी 2 मात्रा की इसमें जरूरत पड़ता है। और प्लुत स्वर में जो है 3 मात्रा की जरूरत होता है, इसलिए इसको त्रिमात्रिक भी कहते हैं। अब समझते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जो होता है इसमें कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर को बोलने में कम समय का प्रयोग किया जाता है। और ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। ह्रस्व स्वर की संख्या कुल 4 है, जिसका नाम इस प्रकार से है ओ हर्षेही हर्षेहू और री, ये जो है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब दीर्घ स्वर किसको कहेंगे? दीर्घ स्वर जो होता है ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है दीर्घ स्वर को बोलने में। और दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। आ दुर्घेई दुर्घेऊ ए का औ का, ये 7 जो है ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसके बाद आता है इन सभी के बाद प्लुत स्वर। प्लुत स्वर हम लोग किसको कहेंगे? तो प्लुत स्वर में हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है देख सकते हैं कि ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है प्लुत स्वर जिसे हम लोग कहते हैं। और जैसे रोना, बाप रे इत्यादि ये सब जो है प्लुत स्वर कहलाते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जीभ जो होता है हमारे जीभ जो होता है इसके आधार पर भी स्वर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है अग्र स्वर, जैसे अग्र स्वर जिसमें हर्षेही दुर्घेही ए का, ये जो है अग्र स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर जिसको हम लोग ओ से ओ का उच्चारण करते हैं। और पश्च स्वर जिससे हम लोग आ हर्षेहू दुर्घेहू ओ का इसका उच्चारण करते हैं। इस प्रकार से हम लोग जो है जीभ के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर भी स्वर के 3 प्रकार जो होते हैं उसको समझ लिए। अब यहाँ से आता है मुख्य द्वार के आधार पर स्वरों के 4 प्रकार होते हैं। मुख्य द्वार के आधार पर स्वरों के 4 प्रकार होते हैं। एक को कहते हैं संवृत, जो हर्षेही दुर्घेही हर्षेहू दुर्घेहू होते हैं। अर्ध संवृत जिसे ए औ का होते हैं। और विवृत यानी आ का होता है। और अर्ध विवृत मतलब ए का औ का, ये जो है अर्ध विवृत कहलाते हैं। इसके बाद जो है आ जाता है व्यंजन वर्ण। तो चलिए व्यंजन वर्ण को जो है यहाँ पे आपको बता दें कि व्यंजन वर्ण को जो हम लोग आगे समझने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे व्यंजन वर्ण को और उससे आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे। अभी तो वर्ण का और एक पार्ट आने वाला है जिसमें कि कंप्लीट आपको मिलने वाला है, तो आप लोग उस वीडियो को भी जा करके जरूर देखिएगा। फिर उसके बाद जो है अगला चैप्टर शुरू करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। जय हिंद।